प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी रोज़ की तरह एम लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित। आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेक्युलर स्टेट क्या होता है। उम्मीद है आज पूरी तरह से आप स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और एक थोड़ी लंबी क्लास को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। शिवम जी, अमन, दिव्यांशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अनुराधा, रूबी पांडे जी, गुड इवनिंग। अमन, वेलकम। आप सभी बच्चों का स्वागत है और अपने मित्रों को भी इनवाइट कीजिए। काफ़ी रोचक आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके बारे में आप काफ़ी विचार भी रखते होंगे, काफ़ी फैक्ट्स भी जानते होंगे, तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है आज की क्लास में काफ़ी। रूबी चौहान जी, गुड इवनिंग। मंजू निषाद, प्रणाम। शिफा, निशा, रेखा, शिवम, अंकित, सचिन, सुनील, अमन, बैड बॉय भी हैं यहाँ पे। आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, और ये जो पॉलिटी है ये हम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर पढ़ रहे हैं। यानी एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए। यूपीएससी द्वारा जो सिविल सेवाएं कंडक्ट कराई जाती हैं उनके लिए, या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट कराई जाती हैं राज्यों के स्तर पर, उसके लिए। और ये आपके प्राथमिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में, तीनों में लाभदायक है। तीनों के लिए ही ये क्लास तैयार की जाती हैं और चलाई जा रही हैं। राधे राधे, राम राम, सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट, ठीक है बच्चों। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपकी बुक यानी एम लक्ष्मीकांत में किसी एक अध्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अध्यायों में बिखरे हुए रूप में है। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए पढ़ना समझना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं कई सारे चैप्टरों से मैटर को कलेक्ट करके आपके लिए एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक क्लास के रूप में मैं लेके आया हूँ, ताकि आप इसको एक बार समझ लें अच्छे से। उसके बाद जब हम एम लक्ष्मीकांत बुक का एक एक अध्याय करना शुरू करेंगे, एक एक अनुच्छेद पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, एनालिसिस करने में आसानी होगी और चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करने में आसानी होगी। उससे आप बेहतर आंसर लिख पाओगे, मुख्य परीक्षा में बेहतर आप निबंध लिख पाओगे और साक्षात्कार के प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दे पाओगे। और एक तरह से आज आपका एक निबंध भी तैयार हो जाएगा, एक एस्से आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, तो आज की क्लास के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको क्लास अटेंड करनी है। क्लास के बाद में आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। पूरे फोकस से बस पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक स्टेट है, आप जानते हैं, स्टेट। और किसी भी स्टेट की कई तरह से पहचान होती है। जैसे हमारा जो स्टेट है यानी इंडिया स्टेट, वो डेमोक्रेटिक भी है यानी लोकतांत्रिक है, वो गणतांत्रिक भी है यानी रिपब्लिकन सिस्टम भी वहाँ पे है, वो समाजवादी भी है, वो सोशलिस्ट भी है, वो संप्रभुता संपन्न भी है यानी पूरी तरह से सोवरन भी है, वेलफेयर स्टेट भी है यानी लोक कल्याणकारी राज्य भी है। तो जैसे एक व्यक्ति की कई सारी पहचान होती हैं, उसी तरह एक राज्य की भी कई सारी पहचान होती हैं। उनमें से एक पहचान होती है धर्म के आधार पर पहचान। धर्म के आधार पर पहचान,
और उसी पहचान के आधार पर फिर डिसाइड किया जाता है कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है या कि वो धर्मतंत्रीय राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को बोलते हैं हम सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट, और धर्मतंत्रीय राज्य को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। धर्मतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। कई सारे राज्य ऐसे भी होते हैं जो ना तो धर्मनिरपेक्ष होते हैं और ना ही धर्मतंत्र होते हैं, इसके बीच में कहीं होते हैं। यानी उनकी पॉलिटी पे धर्म का प्रभाव होता है लेकिन इतना प्रभाव नहीं होता कि उनको धर्मतंत्र बोल दिया जाए या थियोक्रेसी बोल दिया जाए, और ना ही उनकी पॉलिटी धर्म के प्रभाव से इतना मुक्त होती है कि उनको धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर बोल दिया जाए। ठीक है बच्चों। राज्य का चरित्र, किसी राज्य का चरित्र इस सेंस में कि क्या वो धर्मतंत्र है या कि धर्मनिरपेक्ष है या कि इन दोनों के बीच में कहीं है, ये जानने के लिए कुछ पैरामीटर हैं जिनको हमें देखना होता है उस देश, उस राज्य की पॉलिटी के अंदर, और उनके आधार पर फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि धर्म के संदर्भ में राज्य की क्या स्थिति है। क्या वो धर्मतंत्र है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या वो इन दोनों के बीच में कहीं है। वे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जिनको हम देखते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उनको देख लेते हैं एक बार। राज्य और धर्म या धर्मों के बीच का संबंध कैसा है। राज्य यानी स्टेट, और उस राज्य यानी उस स्टेट की जो जनसंख्या है उसमें जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं या एक से ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो इस संदर्भ में राज्य का धर्म से या राज्य का धर्मों से क्या संबंध है, ये हमें देखना होता है। इसके अलावा हमें देखना होता है राज्य और नागरिक के बीच का संबंध कैसा है धर्म के संदर्भ में। राज्य और नागरिक के बीच संबंध कैसा है धर्म के संदर्भ में। एक तीसरा फैक्टर जो हमें देखना होता है वो ये है कि नागरिक और नागरिक के बीच का संबंध कैसा है। नागरिक और नागरिक के बीच का संबंध कैसा है, वो भी धर्म के संदर्भ में। यानी अगर हमने किसी राज्य, किसी स्टेट की पॉलिटी को एनालिसिस करना शुरू किया तो हम देखेंगे कि राज्य का धर्म से क्या संबंध है, राज्य का अपने नागरिकों से क्या संबंध है, और नागरिकों का नागरिकों से क्या संबंध है। कैसे देखेंगे राज्य का धर्म से क्या संबंध है। अगर हमें ये जानना है तो हमें एक प्रश्न पूछना होगा। वो प्रश्न ये है, क्या राज्य का कोई घोषित आधिकारिक धर्म है। क्या राज्य का कोई घोषित आधिकारिक धर्म है। जैसे आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का कोई घोषित आधिकारिक धर्म नहीं है। इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजियन नहीं है। पाकिस्तान में आप एनालिसिस करोगे तो पाकिस्तान स्टेट का एक आधिकारिक धर्म है इस्लाम, और इसीलिए पाकिस्तान को बोला जाता है इस्लामिक गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह ईरान में जाएंगे तो ईरान में भी ईरान स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजियन है इस्लाम, और ईरान को बोला जाता है इस्लामिक गणराज्य यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि धर्म का राज्य से क्या संबंध है। ये जानने के लिए हमें एक प्रश्न पूछना होगा कि क्या राज्य का कोई घोषित आधिकारिक धर्म है, क्या स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजियन है। और भी प्रश्न पूछने होंगे। राज्य और नागरिक का संबंध अगर हमें जानना है तो कुछ और प्रश्न पूछने होंगे, जैसे धर्म के आधार पर क्या कोई भेदभाव होता है। क्या धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में राज्य में कोई भेदभाव होता है राज्य की तरफ से।
दूसरा प्रश्न जो हमें पूछना पड़ेगा इसी संदर्भ में वो ये है कि बहुसंख्यकों को कोई विशेषाधिकार है क्या? क्या बहुसंख्यकों को, यानी उस धर्म को मानने वालों को जो धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित है उस राज्य के अंदर, क्या उन बहुसंख्यकों को कोई विशेषाधिकार है? तीसरा प्रश्न जो हमें पूछना होगा वो ये है कि अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है? क्या अल्पसंख्यकों को संरक्षण है? क्या अल्पसंख्यकों को संरक्षण है? ये सभी प्रश्न पूछेंगे हम अपने आप से, इनके उत्तर ढूंढेंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर राज्य का उसके नागरिकों से कैसा संबंध है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकों का नागरिकों के बीच कैसा संबंध है? एक नागरिक का दूसरे नागरिक से। क्या नागरिकों के बीच प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की स्थिति है? प्रतिष्ठा मतलब समझिए स्टेटस, दर्जा, स्तर, और अवसर की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। राज्य के जो नागरिक हैं जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, क्या उन सभी नागरिकों के बीच प्रतिष्ठा यानी स्टेटस यानी दर्जा यानी स्तर और अवसर की समानता है? क्या इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा तो हमें नागरिक और नागरिक के बीच के संबंध का भी पता चल जाएगा। अगर हमने इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए तो हम लॉजिकली इस आंसर पर पहुंच सकते हैं कि वो राज्य कैसा है धर्म के संदर्भ में। क्या वो धर्मतंत्र है, थियोक्रेसी है, या वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, या इन दोनों के बीच में कोई मिलीजुली व्यवस्था है जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता लेकिन उसकी पॉलिटी पर धर्म का प्रभाव है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो इसके बेस पर अब हम आगे धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य को समझने की शुरुआत करते हैं। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में स्थापित करता है, वो सभी हम एनालिसिस करने वाले हैं इन्हीं सभी फैक्टरों के आधार पर। ठीक है बच्चों, अनु गौतम जी, यस सर, वेलकम बच्चों आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति देख लेते हैं, एक निष्कर्ष देख लेते हैं शुरू में ही थोड़ा सा बेस बनाने के लिए आपका, फिर डिटेल में जाएंगे और प्रॉपर उसको एनालिसिस करेंगे। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, यानी कि सेक्युलर स्टेट। ये एक फैक्ट है। कैसे ये एक फैक्ट है ये हम आगे इस क्लास में प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं उस चीज का। भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। इसकी क्या परिभाषा है, किस आधार पर हम ऐसा बोल रहे हैं, एक बार बेसिकली ये देख लेते हैं। भारत का जो संविधान है वो किसी धर्म विशेष को भारत राज्य यानी इंडियन स्टेट के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। भारत का जो संविधान है वो भारत में किसी धर्म विशेष को भारत राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। क्लियर है बच्चों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजियन एज द ऑफिशियल रिलीजियन ऑफ द इंडियन स्टेट। यानी भारत का संविधान जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है, जो बेसिक सिद्धांत निर्धारित करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित करता है, उसके अनुसार भारत राज्य इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजियन नहीं है। यानी किसी एक धर्म को राज्य के वजूद से, उसकी पहचान से नहीं जोड़ा गया है, किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है राज्य की पहचान से जोड़कर।
तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर है, बेसिक सी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे और प्रॉपर डिटेल में जाके अच्छे से समझेंगे कि क्या मैटर है प्रॉपर डिटेल में। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राज्य के आधिकारिक धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात आपको? जिस तरह से पाकिस्तान का संविधान इस्लाम को पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजियन घोषित करता है, वैसा भारत में नहीं है। जैसे ईरान का संविधान इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल रिलीजियन घोषित करता है, ऐसा भारत में नहीं है। यानी ईरान, पाकिस्तान और कई देश हैं जैसे इजराइल वगैरह, वहां पे यहूदी धर्म को जो है विशेष स्टेटस प्राप्त है इजराइल में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत इस मामले में पाकिस्तान, ईरान और इजराइल जैसे देशों से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में और क्या व्यवस्था की गई है धर्म को लेकर, ये देख लेते हैं। विधायिका में आरक्षण की बात कर लेते हैं एक बार। आप सभी जानते हैं कि इतिहास, आधुनिक इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको बोलते हैं मोर्ले मिंटो सुधार। इससे आप बेसिकली परिचित होंगे सामान्यतः। भारत परिषद अधिनियम 1909 मोर्ले मिंटो सुधार, इसमें एक व्यवस्था इंट्रोड्यूस करी गई थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, सांप्रदायिक आधार पर विधायिका में प्रतिनिधित्व की केंद्रीय स्तर पर। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम उसको बोला जाता था, पृथक निर्वाचक मंडल। उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट ही खड़े होते थे चुनाव लड़ने के लिए, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही वोट डालते थे। तो इससे सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन मिलता था। तो ये जो व्यवस्था चली आ रही थी, फिर उसको भारत शासन अधिनियम 1919 में और बढ़ा दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे अंग्रेजों ने और एक्सपेंड कर दिया, और बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम, पृथक निर्वाचक मंडल वाला सिस्टम, इसको भारत के संविधान में स्वीकार नहीं किया गया, इसको खारिज कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, इसको संविधान का भाग नहीं बनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण बात है ये जानने के लिए कि भारत का संविधान जो है वो धर्म के आधार पर कैसी व्यवस्था करके चल रहा है। वो आरक्षण नहीं दे रहा है धर्म के आधार पर। यही बात यहां पे है, हम देख रहे हैं विधायिका में धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था समाप्त, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जिसकी बात मैंने अभी करी, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम भी बोलते थे, उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया। यानी विधायिका में धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज कर दिया गया। यहां से फिर आप देख रहे हो कि भारत का जो राज्य है, जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया जा रहा है, वो सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, नहीं स्वीकार किया गया। वह व्यवस्था जो 1909 से चली आ रही थी, भारत परिषद अधिनियम 1909 से, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ली आपने, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन भी ली। लेकिन विधायिका में संसद के स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था है, की गई, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन किसके लिए की गई, ये एक जानकारी हम लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एससीज और एसटीज को आरक्षण दिया गया।
यानी अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विधायिका में यानी कि संसद में उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन जो बात यहां पर महत्वपूर्ण है वो है कि ये अस्थायी रूप से दिया गया था। ये अस्थायी रूप से दिया गया था 10 वर्षों के लिए। उसके बाद ये संविधान संशोधन के माध्यम से 10-10 वर्ष जो है वो बढ़ाया जाता रहा। अभी भी कुछ साल पहले बढ़ाया गया है। तो ये व्यवस्था थी तो अस्थायी, लेकिन ये जो है धीरे धीरे व्यवहारिक रूप से स्थायी बनती चली गई, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद संविधान संशोधन किया गया और 10 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया गया। इंग्लिश में देख लेते हैं। टेम्पोरेरी व्यवस्था की गई रिजर्वेशन की, किसके लिए? एससीज के लिए और एसटीज के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेजिस्लेचर में यानी कि संसद में। तो ये बात आपको क्लियर है यहां पे कि धर्म के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसको संविधान में स्वीकार नहीं किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था को रिजेक्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये एक फीचर है हमारे सेक्युलर स्टेट की, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सरिता चौधरी जी को समझ नहीं आया, फिर से देख लेते हैं एक बार। भारत के संविधान ने भारत में जो पॉलिटी स्थापित की, इंडियन स्टेट को एस्टेब्लिश किया, उसमें केंद्रीय स्तर पर विधायिका एक सरकार का अंग है। उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, अंग्रेजों के समय से 1909 से व्यवस्था चली आ रही थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उसको बोला जाता था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, उसको खारिज कर दिया गया, संविधान का भाग उसको नहीं बनाया गया। पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था होती थी, उसको खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ा भारत राज्य, इंडिया स्टेट, भारत के संविधान के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, ये थोड़ा समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को 2 भागों में बांटा जाता है मुख्य तौर पे। ये कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। एक तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिमी सिद्धांत, यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। एक है भारतीय सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत, सेक्युलरिज्म का भारतीय सिद्धांत यानी कि इंडियन कॉन्सेप्ट। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का पश्चिमी सिद्धांत यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म का भारतीय सिद्धांत यानी कि इंडियन कॉन्सेप्ट। पश्चिमी सिद्धांत जो है उसे नकारात्मक सिद्धांत बोला जाता है। नकारात्मक सिद्धांत यानी कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट। भारतीय जो सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का, उसको बोला जाता है सकारात्मक सिद्धांत, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। पश्चिमी सिद्धांत जो है सेक्युलरिज्म का, वो क्या कहता है कि राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव, यानी राज्य, राज्य का अर्थ है राजनीति, और धर्म, धर्म का अर्थ है वहां पे चर्च, यानी यूरोप की सेंस में चर्च, क्रिश्चियन चर्च, ईसाई धर्म से संबंधित चर्च। राज्य और धर्म के बीच, या कहें कि राजनीति और चर्च के बीच, पॉलिटिक्स और चर्च के बीच
पूर्ण अलगाव, पूर्ण अलगाव, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियन एंड स्टेट। ये परिभाषा है पश्चिमी सिद्धांत की, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी परिभाषा, वेस्टर्न डेफिनिशन, जो कि एक नकारात्मक सिद्धांत है। वो कहता है कि राज्य यानी राजनीति और धर्म यानी चर्च के बीच पूर्ण अलगाव होगा, कंप्लीट सेपरेशन होगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स में या कहें कि यूरोप में एक कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का। वो ये है कि राज्य जो है वो धार्मिक मामलों से पूरी तरह दूरी बना के रखेगा। वो किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धार्मिक संस्था को फंडिंग नहीं देगा, कोष उपलब्ध नहीं कराएगा, धार्मिक स्तर पर जाकर सुधार भी नहीं करेगा। यानी कि किसी भी रूप में धार्मिक मामलों से दूर रहेगा, धार्मिक संस्थाओं से दूर रहेगा राज्य। राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी धर्म को रेगुलेट करने में, धर्म को वित्त उपलब्ध कराने में या धर्म के प्रबंधन में, कोई भूमिका नहीं। राज्य अलग रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। और धर्म के मामले में इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं वो अपना राइट्स जो हैं, रिलीजियस राइट्स, फ्रीडम के, वो इंजॉय करेंगे। मतलब हर किसी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, पूजा पाठ की स्वतंत्रता होगी, संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, चंदा वसूल करने या स्वेच्छा से चंदा लेने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन राज्य किसी को कोष उपलब्ध नहीं कराएगा, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य धार्मिक स्तर पर जाकर सुधार भी नहीं करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये नकारात्मक कॉन्सेप्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट राज्य को कुछ करने से रोकता है। राज्य यानी स्टेट को रिलीजियस स्फीयर में एंटर होने से रोकता है, उसके साथ इंटरेक्ट करने से रोकता है। तो यहां पे राज्य को रोका जा रहा है, कुछ करने से रोका जा रहा है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नकारात्मक संकल्पना। भारतीय जो सिद्धांत है वो सकारात्मक सिद्धांत है। भारतीय सिद्धांत कहता है कि राज्य आगे बढ़ के कुछ करे रिलीजियस स्फीयर में। क्या करे? सभी धर्मों का समान आदर करे या सभी धर्मों का समान रूप से रक्षा और संरक्षण करे। सभी धर्मों की बात हो रही है क्योंकि इंडिया जो है वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं। तो सभी धर्मों की बात हो रही है, सभी धर्मों की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, सभी धर्मों को आदर देने की और उनकी रक्षा और संरक्षण करने की बात हो रही है। यानी राज्य को एक सकारात्मक दायित्व सौंपा जा रहा है कि वो सभी धर्मों का समान आदर करे, सभी को समान रूप से संरक्षित करे। और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यानी भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सेक्युलरिज्म से जुड़े हुए, वे राज्य को कई तरह की अनुमति देते हैं। कैसी अनुमति? माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनको राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करें। तो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भारत राज्य जो है वो मान्यता भी देता है और उन्हें वित्त भी उपलब्ध कराता है। ऐसी अनुमति भारत के संविधान में है। दूसरा यह है कि धर्म से जुड़े हुए वित्तीय मामलों में, आर्थिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में राज्य, इंडियन स्टेट जो है हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा समाज सुधार के उद्देश्य से और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से भी इंडियन स्टेट जो है वो धार्मिक मामलों में या धर्म से जुड़े हुए सेक्युलर मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, जिसके आधार पर संविधान में विभिन्न जो है प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे इसी क्लास में,
वो राज्य की एक सकारात्मक भूमिका लेकर आते हैं। इंडियन स्टेट को कई तरह के कार्य करने को कहते हैं, करने की अनुमति देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, वो एक सकारात्मक सिद्धांत है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो राज्य को कुछ आगे बढ़कर कुछ कार्रवाई करने के लिए कहता है, कार्रवाई करने की अनुमति देता है, कार्रवाई करने की संवैधानिक परमिशन देता है। यही डिफरेंस है पश्चिमी कॉन्सेप्ट में, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में, और भारत का जो सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का, उसमें, इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों। और भारत में जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों आया, ये डिपेंड करता है दोनों जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उनकी हिस्ट्री पे, उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन पे, वहां की लोकल कंडीशन पे। यूरोप में जो परिस्थितियां थी वो भिन्न थी जब वहां पे सेक्युलरिज्म का विकास हुआ। मध्यकाल में चर्च का काफी ज्यादा प्रभाव था पॉलिटिक्स पर, चर्च का राजनीति में काफी ज्यादा प्रभाव था, और काफी संघर्षों के बाद, काफी प्रयासों के बाद ही राजनीति अपने आप को चर्च के प्रभाव से मुक्त कर पाई, यानी कि धर्म के प्रभाव से मुक्त कर पाई, सेक्युलर बन पाई। और इसी के साथ जो है वहां का जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसने आधुनिक काल में प्रवेश किया। तो वहां पे जो परिस्थिति थी वो अलग थी, इसलिए वहां की जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसका इंप्लीमेंटेशन का तरीका है वो अलग है। हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, जो हमारे इतिहास पे, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पे, हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री यानी कि हमारे उपनिवेशी इतिहास पर आधारित है। तो हमारी जो यूनिक कंडीशन थी इंडिया की, उसके बेस पर जैसा सेक्युलर सिस्टम डेवलप हो सकता था वो भारत के संविधान के माध्यम से किया गया। ये दोनों अंतर आपने समझ लिए, क्लियर है। कुछ बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं। पीडीएफ आपको मिल जाती है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें सभी यूट्यूब चैनलों से संबंधित जो हैं पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। तो उसी में आपको जाके RWS सिविल सर्विसेज चैनल से संबंधित आप पॉलिटी ढूंढोगे एम लक्ष्मीकांत की, तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियसली जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब की भी। और आज की क्लास जब ये खत्म हो जाएगी तो उसके कुछ समय बाद ये पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बेसिकली आपको रोजगार विद अंकित मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद उसमें लॉगिन करके आपको जो है ढूंढना है, सर्च करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना। अब हम बच्चों एक एक करके हमारे संविधान को पढ़ते हुए चलेंगे। संविधान में जो विभिन्न अध्याय हैं, प्रस्तावना है, उसके बाद अध्याय हैं, तो हम ये देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो भारत के संविधान के माध्यम से भारत की पॉलिटी को सेक्युलर बनाते हैं, यानी भारत राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो इसके लिए हम अपने संविधान में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और आज की क्लास के लिए जो रिलेवेंट अनुच्छेद हैं या अनुच्छेदों के अंदर मटेरियल है उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। प्रिएम्बल। प्रिएम्बल प्रिएम्बल आपने अच्छे से पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूं आप जानते हो प्रिएम्बल में क्या लिखा हुआ है। प्रिएम्बल के बारे में जानकारी लेते हैं। आज की क्लास के संदर्भ में प्रिएम्बल क्या कहती है, भारत को किस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करती है। पॉइंट नंबर 1 जो हमारे काम का है वो ये है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था।
ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। सेक्युलर वर्ड, भारत के संविधान में उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये एक फैक्ट हो गया और ये एक कॉन्सेप्ट भी हो गया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो 1976 के बाद से घोषित रूप से, स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपको ये बात? दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। तो ये क्या है? अगर प्रत्येक नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता उसको दी जा रही है तो ये क्या है? ये सेक्युलर स्टेट का ही तो एक गुण है। क्या क्या दिया जा रहा है एक बार देख लेते हैं। फेथ, बिलीफ और वर्शिप, इन तीनों की फ्रीडम। फेथ, बिलीफ और वर्शिप, इन तीनों की फ्रीडम दी जा रही है। किसको? ईच एंड एवरी सिटीजन। ईच सिटीजन। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कई नागरिक हैं जो इस धर्म को मानते हैं, कई नागरिक हैं जो उस धर्म को मानते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में ही यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता होगी फेथ की, बिलीफ की और वर्शिप की, यानी आस्था रखने की। चाहे वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, जिस धर्म में आस्था रखे उसकी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा अर्चना करने की, और विश्वास रखने की यानी बिलीफ रखने की अपनी धार्मिक मान्यताओं में, इसकी स्वतंत्रता होगी प्रत्येक नागरिक को। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रस्तावना में ही लिख दिया गया है, जो भारत के संविधान के माध्यम से भारत में सेक्युलर स्टेट की स्थापना करता है। ठीक है बच्चों, और भी पॉइंट्स हैं प्रस्तावना में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज की क्लास के संदर्भ में। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। प्रस्तावना जो है वो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित कराती है। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप सोच के देखिए कि इतने धर्म हैं भारत में, विभिन्न धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। कितनी बड़ी बात है, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रस्तावना में ही आ गया है, प्रस्तावना ने ही घोषित कर दिया है। और ये इंडियन स्टेट को सेक्युलर स्टेट की डायरेक्शन में लेके जाता दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली। तो ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद एक और पॉइंट है प्रस्तावना का ही जो आज की क्लास के लिए प्रासंगिक है। यहां पर पूरी प्रस्तावना नहीं लिखी गई है, प्रस्तावना के वे भाग में लेकर आया हूं आपके लिए जो आज की क्लास के लिए प्रासंगिक हैं, जो भारत को सेक्युलर स्टेट की डायरेक्शन में ले जाते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करी गई प्रीएम्बल में, ये क्लियर है आपको।
और उसके आधार पर बंधुत्व की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर एग्जैक्टली वही शब्द यूज नहीं करे गए हैं जो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन अर्थ यही है। प्रियम्बल में जो घोषित उद्देश्य हैं वो ये है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के माध्यम से बंधुत्व की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ये कॉन्सेप्ट है जो प्रियम्बल से बिल्कुल क्लियर है, हालांकि एग्जैक्टली सेम शब्द नहीं लिखे गए हैं उसमें। क्लियर है आपको? और जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थिति आएगी, स्थापित की जाएगी संविधान के अंतर्गत, और बंधुत्व स्थापित हो जाएगा यानी भाईचारा, तो क्या होगा? भारत सेक्युलर स्टेट बनने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। विभिन्न धर्मावलंबियों को स्वतंत्रता दी जाएगी, उनके बीच समानता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी होगी, कानून के समक्ष भी हर कोई समान होगा, सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाएगा। इसके बाद जो भाईचारा, बंधुत्व स्थापित होगा, क्या उससे भारत जो है वो सेक्युलर स्टेट बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो बच्चों, प्रस्तावना में ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो भारत को सेक्युलर स्टेट बनाने का उद्देश्य जो है वो घोषित करते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो प्रस्तावना में ही आ गए हैं। क्लियर है बच्चों? प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना के सभी शब्द आपको जो है बिल्कुल क्रम से याद होने चाहिए। उसमें प्राथमिक परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा में भी, और निबंध के लिए भी ये काफी लाभदायक है, उपयोगी है। संविधान को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। इवन भारत का उच्चतम न्यायालय हो या भारत के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हो, जब वे संविधान को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वे उद्देशिका को या प्रस्तावना को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद उसके आधार पर, उसकी मदद से संविधान के अंदर के प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। तो प्रस्तावना बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में चलते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में चलते हैं, और वहां देखते हैं कि वहां कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत को सेक्युलर स्टेट बना रहे हैं, सेक्युलर स्टेट बनाने की दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आप आ जाइए संविधान में, फंडामेंटल राइट्स, और इसमें सबसे पहले आ जाइए समानता का अधिकार में, यानी राइट टू इक्वालिटी में। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है ना उसमें, वहां देखते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान सुरक्षा या संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य जो है यानी स्टेट जो है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, ये दोनों चीजें इंश्योर करेगा, और इस संदर्भ में नागरिकों के बीच किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होगा, यानी रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। अब आप देखिए आर्टिकल 14 जो है, जो समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, वो सभी धर्मावलंबियों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए भी है, अल्पसंख्यकों के लिए भी है। सभी कानून के समक्ष समान है और सभी को कानून के द्वारा समान सुरक्षा संरक्षण देगा राज्य, इंडियन स्टेट। तो अगर इंडियन स्टेट ऐसा करेगा तो वो सेक्युलर बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में हमारे आज की क्लास के कंटेक्स्ट में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसमें कई आधारों की बात की गई है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आज की क्लास के लिए धर्म ही महत्वपूर्ण है, तो हम धर्म के आधार पर बात करेंगे। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भारत के प्रत्येक नागरिक को कि उसके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये बात कितनी महत्वपूर्ण है? भारत को सेक्युलर स्टेट
बनाने की दिशा में। आर्टिकल 16 देख लेते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंश्योर की जा रही है राज्य की तरफ से सार्वजनिक सेवाओं के मामले में सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें समानता के जो अधिकार दिए गए हैं, उनमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो हैं वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? धर्म के आधार पर किसी भेदभाव की अनुमति नहीं है, हर एक नागरिक बराबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकारों के चैप्टर में ही जो अधिकारों की अगली कैटेगरी है उसको देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये जो है, यहां पे हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की, यहां पे हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की, यहां पे हम बात करेंगे आर्टिकल 27 की, और यहां पे हम बात करेंगे आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 25 क्या कहता है? बेसिकली फंडामेंटल राइट चैप्टर का ये जो भाग है, ये तो विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता को ही डेडिकेटेड है। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की और यहां तक कि उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है। यह प्रत्येक नागरिक का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो ये आर्टिकल 25 में क्या है वो आपको क्लियर हुआ। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाती है। भारत में जो धार्मिक समुदाय हैं उनको अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी जाती है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये क्लियर हुआ आपको? उसके बाद आर्टिकल 27 में क्या है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी कोई भारत के जो नागरिक हैं वे ऐसे करों का भुगतान करने से स्वतंत्र हैं जो किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कलेक्ट किए जा रहे हैं। अगर कोई टैक्स आरोपित किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बताया गया है कि यह धर्म विशेष के प्रचार के लिए है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है कि वो उस कर को चुकाने से इंकार कर दे। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में दो बातें हैं। आर्टिकल 28 ये कहता है कि स्टेट फंडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक बात तो ये कहता है। आर्टिकल 28 जो है वो दूसरी बात ये कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थान जो किसी भी रूप में राज्य से संबंधित हैं, या तो वो वित्त पोषित हैं आंशिक रूप से, या राज्य के द्वारा उन्हें मान्यता दी गई है, तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी भारत के नागरिक को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी वो फ्री है। अगर उस शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या धार्मिक उपासना की जा रही है, तो वो उससे एब्सेंट रह सकता है, उसमें अनुपस्थित रह सकता है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है।
तो ये बात आपको क्लियर हुई। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय का ये जो भाग है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 आते हैं, यानी 4 अनुच्छेद इसमें आते हैं 25 से 28। ये चारों अलग अलग तरह से भारत के नागरिकों को धर्म के क्षेत्र में कुछ संवैधानिक अधिकार देते हैं, और ये अधिकार फंडामेंटल राइट हैं। इनको लागू कराने के लिए भारत के नागरिक आर्टिकल 32 के अंडर और आर्टिकल 226 के अंडर उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कितना महत्वपूर्ण है ये सेक्शन हमारे संविधान का, भारत को एक सेक्युलर स्टेट स्थापित करने की दिशा में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकार अध्याय में ही जो अधिकारों की अगली श्रेणी है, अधिकारों की अगली कैटेगरी है, उसको देख लेते हैं। उसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करती हैं। मौलिक अधिकार अध्याय की बात चल रही है और इसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात चल रही है। ये जो श्रेणी है अधिकारों की, इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 और आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है ये देख लेते हैं। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। यानी नागरिकों का कोई भी वर्ग हो, भारत के किसी भी भाग में रहता हो, अगर उनकी अपनी भाषा है, लिपि है और संस्कृति है और वो उसको संरक्षित करना चाहते हैं, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसी अनुच्छेद में एक और बात कही गई है, वो ये है कि किसी भी भारत के नागरिक को धर्म के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, अगर वो संस्था राज्य द्वारा मेंटेन करी जा रही है या राज्य द्वारा वित्त पोषित है। तो यहां पर भी ये जो बात आर्टिकल 29 में हम देख रहे हैं, ये भारत को सेक्युलर स्टेट की दिशा में लेकर जा रही हैं। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहता है। इसी आर्टिकल में यानी आर्टिकल 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो 2 कैटेगरी बताई गई हैं इस आर्टिकल में, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये जो 2 शब्द आए हैं माइनॉरिटी के संदर्भ में, ये आर्टिकल 30 में ही आए हैं और किसी आर्टिकल में नहीं है। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक हों, उनको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का संवैधानिक अधिकार है। यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज हों या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हों, वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकती हैं, उनका संचालन कर सकती हैं। तो यहां पर भी ये भी एक ऐसा अनुच्छेद है, इसमें भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इंडियन स्टेट को सेक्युलर बनाते हैं। तो ये सेक्शन आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की नीति के निदेशक तत्व इस अध्याय में चलकर देखते हैं कि क्या इस अध्याय में भी ऐसा कुछ है जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता हो, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता हो। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये कहता है कि भारत राज्य यानी इंडियन स्टेट जो है पूरे राज्य क्षेत्र में, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए
समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद है जो आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44। वो भारत राज्य को कहता है कि पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए आप समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कीजिएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो भी एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है किसी भी राज्य को सेक्युलर स्टेट बनाने की दिशा में। यानी अगर भारत को और अधिक प्रभावी तरीके से और अधिक मजबूती से एक सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो भारत राज्य को चाहिए कि वो पूरे राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? क्या आप में से कोई बताएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? चलिए बच्चों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। देखिए, कोड का मतलब होता है कानून या कानूनों का समूह। कोड का मतलब होता है कानून या कानूनों का समूह। सिविल का अर्थ होता है नॉन क्रिमिनल। देखिए, दो तरह के वाद होते हैं, दो तरह के मामले होते हैं, दो तरह के मुकदमे होते हैं, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैटर जो होते हैं वो नॉन क्रिमिनल नेचर के होते हैं। सिविल मैटर्स का ही एक भाग होता है पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर्स, और पर्सनल मैटर में कैसे मैटर आते हैं, कैसे वाद, कैसे विवाद आते हैं? जैसे विवाह से संबंधित विवाद, तलाक से संबंधित मामले, विवाह, तलाक, विरासत में संपत्ति का मामला, गोद लेने का मामला, और इसी तरह के अन्य व्यक्तिगत मामले, पर्सनल मैटर्स। तो यहां पे जो सिविल मैटर्स की बात हो रही है वो बेसिकली बात हो रही है पर्सनल मैटर्स की। पर्सनल मैटर्स की। पर्सनल मैटर्स कैसे? जैसे विवाह, जैसे तलाक, जैसे विरासत में संपत्ति मिलना, जैसे गोद लेने के मामले, आदि। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 3 शब्द हैं। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक समझ बनानी है, तो तीनों शब्दों का अर्थ समझना होगा। कोड का अर्थ है कानून या कानूनों का समूह। सिविल का अर्थ है सिविल मामलों से संबंधित, सिविल मामलों से संबंधित, और सिविल में भी पर्सनल मामलों से संबंधित, पर्सनल मैटर्स, जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि। और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना। सभी नागरिकों पर लागू होना, यानी कि आप यहां देख रहे हैं ना, पूरे राज्य क्षेत्र में, पूरे राज्य क्षेत्र में। यूनिफॉर्म का मतलब है सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला।
कोड माने कानून या कानूनों का समूह। किन मामलों में, किन मुद्दों से संबंधित, किन विवादों में? सिविल मामलों में, सिविल में भी पर्सनल मैटर्स में, जैसे ये मैटर्स जो आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ हमने समझा। अब पूरी परिभाषा समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पर्सनल मैटर्स, व्यक्तिगत मामलों से संबंधित कानून या कानूनों का समूह जो भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो। यानी एक कानून या कानूनों का समूह जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता हो, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में। किन मामलों में? व्यक्तिगत मामलों में, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्मिटी भंग हो जाएगी अगर भारत के किसी भाग में लागू हुआ और किसी भाग में लागू नहीं हुआ। अगर कोई कानून या कानूनों का समूह ऐसा लाया गया जो भारत के किसी भाग में लागू हो रहा है और किसी भाग में लागू नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म उसको नहीं कह सकते। अगर भारत के जो समाज का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया और कुछ हिस्से पर यह लागू कर दिया गया, तब भी उसको यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र पर लागू हो, भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू हो, व्यक्तिगत यानी पर्सनल मैटर्स में लागू हो। ऐसे कानून या कानूनों के समूह को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में कहा गया है कि भारत राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। उच्चतम न्यायालय भी कई मामलों में कह चुका है, जैसे कि शाहबानो मामला। शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत सरकार को चाहिए कि वो विधायिका के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और उसको लागू करे। लेकिन 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो परिस्थिति है, भारत की जो स्थिति है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और ना ही अपरिहार्य। और उसका बेटर विकल्प उन्होंने दिया है कि पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दिया जाए, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग। वो बेटर विकल्प है। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, एक पॉलिटिकल एंगल है, एक जुडिशियल एंगल है, एक सोशल एंगल है, एक कल्चरल एंगल है। तो इसमें नहीं जाएंगे आज की क्लास में इससे ज्यादा, नहीं तो हमारी क्लास जो है वो भटक जाएगी। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता जो है वो भारत को सेक्युलर स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर वो ट्रू स्पिरिट में, सच्ची, साफ, स्वस्थ, पवित्र भावना के साथ लाया जाता है, आम सहमति बनाकर लाया जाता है और लागू किया जाता है जनता के सभी भागों की स्वीकार्यता के साथ, डेमोक्रेटिक तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के पोर्शन में जाकर देखते हैं कि क्या यहां भी कोई ऐसी बात कही जा रही है जो भारत को सेक्युलर स्टेट के रूप में स्थापित करती हो। अनुच्छेद 51 कै, ये आप जानते हो। 51 कै में जो पॉइंट नंबर 5 है वो कहता है कि सभी लोगों में समरसता यानी हार्मनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है जो धर्म आधारित सभी भेदभावों से परे हों। कितनी महत्वपूर्ण बात है सेक्युलर स्टेट के रूप में भारत को स्थापित करने की दिशा में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो सभी लोगों में समरसता स्थापित करे, हार्मनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है किसी भी नागरिक को, और सामाजिक समरसता की स्थापना की दिशा में प्रयास करना है, सामाजिक सौहार्द की दिशा में प्रयास करना है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। और अगर प्रत्येक नागरिक इस बात का पालन करना शुरू कर दे तो भारत निश्चित रूप से बहुत तेजी से सेक्युलर स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, और प्रभावशाली तरीके से और मजबूती से।
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जहां दिए गए वहां पे पॉइंट 8 क्या कहता है? वो कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास करे। अगर आप साइंटिफिक टेम्पर शब्द को समझते होंगे तो आप ये जानेंगे कि अगर प्रत्येक नागरिक खुद के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर ले तो वो अपने आप ही एक बेहतर नागरिक बन जाएगा, एक सेक्युलर स्टेट का, धर्मनिरपेक्ष राज्य का। इसके अलावा क्या कहता है पॉइंट नंबर 8? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, मानववाद का विकास करे और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास करें, मानववाद का विकास करें, यानी कि मानव को केंद्र में रख के अपने वर्ल्ड व्यू को डेवलप करें, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का विकास करें। अगर आप इन शब्दों के सही सही अर्थ समझते हैं तो इस निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे कि अगर प्रत्येक नागरिक ऐसा करना शुरू कर दे तो वो अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएगा, वो विज्ञान की तरफ बढ़ेगा, वो अपने देश को, अपनी पॉलिटी को, अपने समाज को धर्मनिरपेक्षता की दिशा में लेकर आगे जाना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि खोज करो, सोचो, प्रश्न पूछो, उनके उत्तर ढूंढो, कई सारे उत्तरों को आपस में मिलान करो और एक बेहतर निष्कर्ष पे पहुंचो, और फिर दूसरा प्रश्न पूछो, फिर दूसरे उत्तर ढूंढो और अपने निष्कर्ष को और बेहतर करो। ये जो स्पिरिट होती है ना, ये इंसान को के टेम्पर को, उसकी सोच को साइंटिफिक बना देती है, वैज्ञानिक बना देती है। और जब नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए साइंटिफिक टेम्पर का विकास करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करेंगे, विश्व को देखने का अपना जो नजरिया उनका होगा उसके केंद्र में मानव को रखेंगे, मानववाद में विश्वास करेंगे, तो निश्चित रूप से वे अपने देश की पॉलिटी को, अपने समाज को, अपने सिस्टम को सेक्युलरिज्म की तरफ ले जाएंगे, अंधविश्वासों से दूर ले जाएंगे, धार्मिक रूढ़ियों से दूर हो जाएंगे और देश की पॉलिटी जो है वो धर्मनिरपेक्ष बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आपने देखा कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में भी कुछ ऐसी बातें दी गई हैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में, और बहुत ही प्रभावशाली बातें जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करती हैं, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, अगर सभी नागरिक अपने इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दें। ये बात क्लियर हुई आपको? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का जो निर्वाचन होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु जिसकी भी होगी, भारत का जो भी नागरिक जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा वो सामान्यतः मतदान करेगा, वो मतदाता होगा, प्रत्येक नागरिक। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी नागरिक, प्रत्येक नागरिक जो वयस्क है, और वयस्कता की जो आयु है वो फिलहाल है 18 वर्ष मिनिमम, वही मताधिकार करेगा।
और ये जो 18 वर्ष आयु की गई है ये 21 वर्ष से घटाकर की गई है 18 वर्ष। और ये कब की गई? ये करी गई थी 1988 में। 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत के संविधान के 61वें संशोधन के अंतर्गत 1988 में मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है आर्टिकल 326 के अंडर, आर्टिकल 326 के अंडर। और यहां पर स्थिति यह है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने वाला हो वो एक ही वोट डाल सकता है। यानी यहां पर भी धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई नागरिक भारत का ऐसा नहीं है जो एक से ज्यादा वोट डाल सकता हो कानूनी रूप से। सभी नागरिकों को एक ही वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आर्टिकल 326 की बात है ये भी भारत को स्थापित करती है किस रूप में? एक सेक्युलर स्टेट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 61वां संविधान 1988 है या 1989 है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1989 है। चलिए इसको चेक कर लेंगे हम भी, आप भी। और हो सकता है कि संविधान संशोधन आया हो 88 में और लागू हुआ हो 89 में, तो इसको चेक कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु जो थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उस समय राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री पद पर थे। अब बात कर लेते हैं। देखिए हमने अभी तक देखा कि संविधान के विभिन्न अध्यायों में कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, सेक्युलर स्टेट के रूप में स्थापित करते हैं। पर्याप्त मात्रा में अनुच्छेद, प्रावधान हमने देख लिए जो भारत को सेक्युलर स्टेट के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आपको क्लियर है? अब देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में इस बारे में क्या कहा है। उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है धर्मनिरपेक्षता को लेकर? धर्मनिरपेक्षता को लेकर उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है ये एक बार देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय कई फैसलों में कह चुका है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मौलिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर। धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बात बोल चुका है भारत का उच्चतम न्यायालय कई मामलों में। मैं 3 मामले यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। पहला है केशवानंद भारती मामला 1793। इसको मौलिक अधिकार मामला भी बोलते हैं, ये काफी प्रसिद्ध है, यानी फंडामेंटल राइट केस। फंडामेंटल राइट केस। इस मामले में पहली बार भारत के उच्चतम न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इन्वेंट किया था, भारत में इंप्लीमेंट करने की बात कही थी। और इसी फैसले में कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता जो है यानी सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना है। और भारत के संविधान की मौलिक संरचना होने का अर्थ है कि पार्लियामेंट उसमें संशोधन नहीं कर सकती। भारत की संसद जो है वो संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 368 के अंडर भारत के संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है यानी सेक्युलर कैरेक्टर है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। भारत के संविधान का जो सेक्युलर फीचर्स हैं, सेक्युलर कैरेक्टर है, वो इतनी मजबूती से स्थापित हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर कि उसको टच नहीं किया जा सकता। उसको पार्लियामेंट जो है चेंज नहीं कर सकती, संशोधित नहीं कर सकती, परिवर्तित नहीं कर सकती।
उसके बाद इंदिरा गांधी मामले में एक फैसला आया, इंदिरा गांधी मामला 1975। इस मामले को बोला जाता है निर्वाचन मामला, ये भी काफी फेमस केस है, इलेक्शन केस बोला जाता है। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा कि भारत के संविधान का जो सेक्युलर कैरेक्टर है, भारत के संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, मौलिक संरचना का भाग है। तो ये आपको क्लियर हुआ बच्चों। तीसरा मामला एसआर बोम्मई मामला, एसआर बोम्मई मामला 1994। इसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन मामला, प्रेसिडेंट्स रूल केस के नाम से ये फेमस है, क्योंकि ये आर्टिकल 356 से संबंधित था। इस मामले में फिर से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। और यहां तक कहा कि अगर राज्य, किसी राज्य की सरकार, भारत के अंतर्गत किसी राज्य प्रांत की सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 356 लगाकर उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दे और वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दे। तो आपको क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के विचार इस मामले में कितने क्लियर हैं, और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है धर्मनिरपेक्षता भारत में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने कितनी मजबूती से धर्मनिरपेक्षता को, धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर को स्थापित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इस संदर्भ में जो आपके लिए लाभदायक हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कौन है? अगर आप ये क्लियरली ना भी देख पा रहे हो तो मैं एक तो बोल रहा हूं इसको, दूसरा ये है कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर वहां पे आपको ये दिखने वाला है। यहां पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन भी है जो आज की क्लास के लिए रेलेवेंट है। अल्पसंख्यक कौन है? देखिए, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह बात क्लियर हुई आपको? हालांकि आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों की दो कैटेगरी, दो श्रेणी बताता है, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, आर्टिकल 30 बताता है। यह बात भी यहां पे आई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की गई है। यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपके प्राथमिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। धर्मेंद्र विक्रम सिंह जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो कुल आबादी का 19.3% है, यानी 19.3%। 2011 की जनगणना। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में से अल्पसंख्यकों की आबादी, यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी की बात यहां पे हो रही है, वो 19.3% है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक है, यानी 14.2%। उसके बाद ईसाई 2.3%, उसके बाद सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि जब अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया तो अल्पसंख्यकों में इन धार्मिक समुदायों को शामिल कैसे किया गया? इसी प्रश्न का उत्तर मैं देने वाला हूं अगली लाइन में। भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
अधिनियम। नाइनटीन 92। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। इसमें कुछ समुदायों को, कुछ धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इसी अधिसूचना के आधार पर वर्ष 2011 की जनगणना में इन समुदायों की जो जनसंख्या है उसको काउंट किया गया, उसका टोटल किया गया और वो बैठा 19.3%। तो ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों। यहां पे कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिली। ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है 1992, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आयोग है ये किस नेचर का है। ये वैधानिक आयोग हुआ ना, वैधानिक आयोग। यानी कि इसको यह भी बोला जा सकता है गैर संवैधानिक आयोग, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा नहीं है। संविधान के इसके बारे में, संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करता है, जो कि एक वैधानिक निकाय है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कह सकते हैं कि स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि इसको लॉ के द्वारा स्थापित किया गया है। स्टेचुटरी बॉडी है। तो ये भी आपके सिलेबस में है। ये आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक में भी एक अध्याय के रूप में दिया गया है। तो जब उस अध्याय पर आएंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसका मैंडेट है, कौन इसका अध्यक्ष बनता है, कब तक अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य कौन कौन होते हैं, बेसिकली इनके कार्य क्या हैं और इनका वित्त पोषण कहां से होता है, इनको फंडिंग कहां से मिलती है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की डिटेल जो है हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी हमारे लिए महत्वपूर्ण आज की क्लास में ये है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए एक स्टेचुटरी बॉडी जो है वो स्थापित की गई है। एक वैधानिक निकाय स्थापित किया गया है संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से, और उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, जो कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करता है। और वो जो समुदाय हैं वो है मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय और पारसी समुदाय। और इन सभी समुदायों की, यानी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की सम्मिलित रूप से जो जनसंख्या है वर्ष 2011 के अंतर्गत, वो है भारत की कुल जनसंख्या का 19.3%, 19.3%। तो ये एस्पेक्ट भी आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक पक्ष आपने देखा, न्यायिक पक्ष आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, स्टेचुटरी
एस्पेक्ट भी आपने देखा, एक वैधानिक आयोग देखा आपने अभी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के नाम से, प्रस्तावना में क्या प्रावधान है वो भी आपने देखे। तो जितना आप अब तक आपने सुना समझा उसके बेस पर इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान में बहुत ही मजबूती से उसको स्थापित किया गया है इस रूप में, और उच्चतम न्यायालय ने उसको इतनी ज्यादा मजबूती दे दी है कि उसको मौलिक संरचना का भाग बता दिया है। यानी भारत के राज्य का जो सेक्युलर कैरेक्टर है, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति जो है उसकी, वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, जिसमें पार्लियामेंट भी संशोधन नहीं कर सकती। इतना आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा व्यावहारिक पक्ष समझ लेते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म पर आधारित राजनीति कैसे फंक्शन करती है। देखिए, धर्म यानी रिलीजियन, रिलीजियन को दो तरह से देखा जाता है। रिलीजियन को दो तरह से देखा जाता है। एक तो ऐसे कि ये धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, यानी कोई भी व्यक्ति किस धर्म को माने, क्या पूजा पाठ करे क्या ना करे, किस तरह के उसके धार्मिक विचार हैं, कैसे वो अपने आप को सुप्रीम पावर यानी कि ईश्वर से, गॉड से जोड़ता है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है और उसको व्यक्तिगत मामला ही रहने दीजिए। तो ये धर्म का एक रूप तो ये हो गया कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये राजनीतिक लामबंदीकरण का उपकरण है। धर्म जो है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। धर्म सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी मास के लेवल पर, व्यापक स्तर पर, जनता के स्तर पर, लोक के स्तर पर राजनीतिक लामबंदी यानी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, ऐसी भी व्यवस्था कई देशों में है। तो इस आधार पर हम राज्यों को दो भागों में बांट सकते हैं सामान्यतः, जनरली। एक हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो बेसिकली ये मान के चलता है कि धर्म तो व्यक्तिगत, नागरिकों का व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मैटर, और उन्हें पर्सनल मैटर को मैनेज करने दिया जाए। प्रत्येक नागरिक को अधिकार हो कि वो अपने पर्सनल मैटर को रिलीजियस डोमेन में मैनेज करे अपने तरीके से। राज्य का उसमें हस्तक्षेप कम से कम हो या नहीं भी हो। एक दूसरे तरह के राज्य होते हैं जिन्हें धर्मतंत्रीय राज्य बोलते हैं हम। धर्मतंत्रीय राज्य यानी थियोक्रेसी। इनमें व्यवस्था इस तरह से बनी होती है, पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह से डिजाइन होती है कि धर्म को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होते हैं उसके नेता भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हैं। राजनीतिक दल जो चुनावों में भाग लेते हैं वो भी एक लेवल तक धर्मनिरपेक्ष राजनीति ही करते हैं। राजनीतिक आंदोलन भी इसी तरीके के होते हैं। और इसका उदाहरण अगर हम देखें, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हालांकि भारत उस समय राज्य नहीं था, राज्य बनना चाहता था, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, एक राजनीतिक आंदोलन था। इसमें काफी सारे राजनीतिक नेता शामिल थे, उनकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा थी। उनमें काफी सारे नेता ऐसे थे जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रखते थे, जैसे महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को जोड़कर चलते थे, लेकिन उनके लिए धर्म का अर्थ जो है वो ये धर्म नहीं था जिसको हम पढ़ रहे हैं, बल्कि वो नैतिकता था। गांधी जी बोलते थे कि धर्म के बिना राजनीति जो है वो सही नहीं है। तो वहां पे उनके लिए धर्म का अर्थ होता था नैतिकता, यानी नैतिकता के बिना राजनीति जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे।
जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो काफी हद तक वेस्टर्न सेंस में भी बहुत ही मजबूती से धर्मनिरपेक्ष थे। भगत सिंह जो है वो साम्यवाद से प्रभावित हो चुके थे अपने जीवन के अंतिम समय में, तो वो भी काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष बन चुके थे। इसी तरह बहुत सारे नेता हुए हैं जो धर्मनिरपेक्ष थे, और इसीलिए सामान्यतः इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि सभी धर्मावलंबियों को साथ लेकर चला जाए, आंदोलन को मजबूत किया जाए, भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए और ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति से भारत को आजाद किया जाए, अपनी संप्रभुता प्राप्त की जाए और देश को एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। तो आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। हालांकि खिलाफत वगैरह के समय कुछ ऐसा हुआ था कि धर्म को जोड़ दिया गया था राजनीति के साथ, हालांकि उद्देश्य राष्ट्रवाद को मजबूत करना ही था, लेकिन ये अपवाद है। इसके अलावा मोटे मोटे तौर पर सामान्यतः अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, और इस आंदोलन के नेता ये मानते थे कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इसकी अभिव्यक्ति आप देखते होंगे 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देखिए, या 1931 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में, उसमें एक कराची संकल्प पत्र पारित किया गया था, उसको देखिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का विजन आपको नजर आएगा, और वो विजन पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नजर आएगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट में घोषित किया गया है कि भारत जब एक राज्य बनेगा तो वो उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा भारत राज्य, सभी नागरिकों को समानता होगी, कानून का शासन होगा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति भाषा लिपि को संरक्षित करने का अधिकार होगा, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पृथक निर्वाचक मंडल यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट खारिज कर दिया गया था। तो कुल मिला के ये जो दो डॉक्यूमेंट हैं ये उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 और कराची संकल्प पत्र 1931। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का था। दूसरी तरफ ये जो धर्मतंत्रीय राज्य होते हैं इनमें धर्म को राजनीतिक लामबंदीकरण यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और धर्म को ही आधार बनाकर राजनीतिक नेतृत्व फंक्शन करता है। राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में धर्म ही होता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो धर्म को केंद्र में रखकर, उनके चुनावी घोषणा पत्र में धर्म ही होता है सेंटर में, और राजनीतिक आंदोलन के केंद्र में भी धर्म ही होता है। ऐसे दो राजनीतिक आंदोलनों के उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, एक है इस्लामिज्म यानी इस्लामवाद और एक है जायोनिज्म। इस्लामिज्म जो है वो इस्लामवाद हिंदी में बोल सकते हैं या फिर पॉलिटिकल इस्लाम बोल सकते हैं। ये एक राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक आंदोलन है जो अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में इस्लाम धर्म को आधार बनाकर उसको एक इंस्ट्रूमेंट उपकरण के रूप में यूज करके राजनीतिक मोबिलाइजेशन सुनिश्चित करता है राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। इसी तरह जायोनिज्म जो है ये एक राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक आंदोलन है जो यहूदी धर्म पर आधारित है, और इसी आंदोलन के अंतर्गत इजराइल देश का निर्माण कराया गया है और इजराइल देश में यहूदी धर्म को प्राथमिकता दी गई है राज्य के मामलों में। तो ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं इस्लामिज्म और जायोनिज्म, ये दोनों धर्म पर आधारित आंदोलन है, धर्म को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं।
तो ये आपको क्लियर हुआ कि धर्म का प्रयोग जो है दो तरीके से होता है, या तो उसे व्यक्तिगत आस्था का विषय माना जाता है, या तो उसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, उपकरण माना जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्लास अभी और चलने वाली है 10 या 15 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से बैठिए, समझिए बच्चों। अब हम देखते हैं कि धर्म बनाम विचारधारा, या कहें कि धर्म और विचारधारा। रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? रिलीजियन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? ये एक व्यवहारिक पक्ष है जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है, सेक्युलर स्टेट की पॉलिटी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, और नागरिकों के समक्ष कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, मल्टी रिलीजियस स्टेट्स में, सेक्युलर स्टेट्स में। एक कॉन्सेप्ट होता है धर्म यानी रिलीजियन, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है विचारधारा यानी आइडियोलॉजी। धर्म जो है वो पर्सनल नेचर की चीज होती है, यानी धर्म है वो व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। विचारधारा जो है वो पॉलिटिकल नेचर की चीज होती है, यानी पॉलिटिकल नेचर, राजनीतिक नेचर की। धर्म व्यक्तिगत स्तर पर भी मैनेज किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है, उसका पालन किया जा सकता है, धर्म के पर्पज को प्राप्त किया जा सकता है व्यक्तिगत स्तर पर ही। लेकिन विचारधारा जो होती है वो पॉलिटिकल लेवल पे फंक्शन करती है। बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा की। जितने भी मुख्य धर्म हैं दुनिया में, उन धर्मों के आधार पर राजनीतिक विचारधाराएं विकसित हुई हैं। यहां पे समझने वाली बात है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म को बोलेंगे इंग्लिश में हिंदुइज्म, हिंदुइज्म। उसको आधार बनाकर एक राजनीतिक विचारधारा निकली है जिसको बोला जाता है हिंदुत्व। हिंदुत्व, ये शब्द आपने सुना होगा, हिंदुत्व, हिंदुत्व। हिंदू धर्म एक धर्म है, हिंदुइज्म एक धर्म है। हिंदुत्व जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इन दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह इस्लाम एक धर्म है, इस्लाम, उसके आधार पर जो राजनीतिक विचारधारा निकली है उसको बोला जाता है इस्लामवाद यानी इस्लामिज्म, या पॉलिटिकल इस्लाम भी इसको बोलते हैं। इसी तरह यहूदी धर्म है जिसको बोलते हैं जूडाइज्म, इंग्लिश में जूडाइज्म। जूडाइज्म के बेस पे राजनीतिक विचारधारा निकली है, उसको बोला जाता है जायोनिज्म, जायोनिज्म, जायोनिज्म। जूडाइज्म एक रिलीजियन है, एक धर्म है। जायोनिज्म जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं। इसी तरह ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी पर आधारित भी कई सारी आइडियोलॉजीज जो हैं, राजनीतिक विचारधाराएं समय समय पर विकसित हुई हैं, जैसे कि ईसाई राष्ट्रवाद, क्रिश्चियन नेशनलिज्म, प्रोटेस्टेंट राष्ट्रवाद, प्रोटेस्टेंट नेशनलिज्म, या कैथोलिक राष्ट्रवाद, कैथोलिक नेशनलिज्म। तो कुल मिलाकर यहां पर यह समझने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगी कि धर्म अलग होता है और धर्म के नाम पर उभरने वाली, उद्भव होने वाली राजनीतिक विचारधारा अलग होती है। धर्म का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्ति के मन को शांति देना, उसको प्रायश्चित का अनुभव कराना। अगर उसे कुछ चाहिए अभीष्ट, तो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए वो धर्म की शरण में जाता है। अनिष्ट से बचाव के लिए वो धर्म की शरण में जाता है। यानी धर्म के माध्यम से वो आध्यात्म से गुजरते हुए ईश्वर से जुड़ता है, सबसे बड़ी शक्ति से, सर्वोच्च सत्ता से। यह व्यक्तिगत मामला है। राजनीतिक विचारधारा जो है ये मास लेवल पे फंक्शन करती है।
इसका उद्देश्य जो है वो राजनीतिक होता है, चाहे वो किसी देश का निर्माण कराना हो या कुछ दूसरा भी हो सकता है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, इस्लामवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, जायोनिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं है कि राजनीतिक विचारधारा जिस धर्म पर आधारित होने का दावा करती है उस धर्म के मूल्यों में विश्वास करती हो। जरूरी नहीं है कि राजनीतिक विचारधारा जिस धर्म से जुड़ी होने का दावा करती हो उसी धर्म के मूल्यों के अनुरूप हो। इनमें वेरिएशन, डेविएशन हो सकता है, पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राजनीति की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे देशों में जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां पे चुनाव होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जहां पे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, यानी बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और राज्य की जो प्रकृति है वो मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है, यानी कि सेक्युलर नेचर का स्टेट है। तो ऐसे में नागरिकों को चुनावों के समय या अन्य समय भी कई बार ऐसे समय देखने पड़ते हैं जहां उन्हें धर्म आधारित राजनीति और धर्मनिरपेक्ष राजनीति में से किसी एक को चुनना होता है। यानी समाज में, राजनीति में, निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसी दो धाराएं होती हैं, ऐसी दो विचारधाराएं होती हैं, ऐसे दो राजनीतिक समूह होते हैं जो उनमें से एक मुख्य रूप से धर्म को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो मुख्य रूप से सामान्यतः धर्मनिरपेक्ष मुद्दों पर राजनीति कर रहे होते हैं। और ऐसे में नागरिकों पे सारी बात आ जाती है कि वो कैसे डिसाइड करें, उनके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे में राज्य की जो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति होती है उसका भी एक टेस्टिंग पीरियड टाइप से होता है। धार्मिक मुद्दे हो सकते हैं जो बहुसंख्यकवाद पर आधारित होते हैं, यानी मेजोरिटेरियनिज्म पर आधारित होते हैं। उसमें उपासना स्थल से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, गौरवशाली अतीत की बात हो सकती है, ऐतिहासिक ज्यादतियों की चर्चा हो सकती है, संसाधनों पर कब्जे का डर दिखाया जा सकता है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जाती है, यानी कल्चरल नेशनलिज्म की बात की जाती है। दूसरी तरफ मुख्य रूप से सामान्यतः धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले समूह होते हैं, विचारधाराएं होती हैं जो लौकिक मुद्दों की बात करते हैं, जैसे शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, उत्पादक मूल्य की बात, यानी उत्पादन जिन चीजों का कर रही है जनता, नागरिक कर रहे हैं, उनके मूल्यों की बात, पारिश्रमिक की दर क्या हो इसकी बात, आधारभूत संरचना का विकास कैसे हो इसकी बात, सामाजिक न्याय की बात और कल्याणकारी योजनाओं की बात। तो ऐसे में नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका बन के उभर जाती है ऐसे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्यों में कि वो किन मुद्दों को महत्व दें। रोजगार के मुद्दों को, शिक्षा को, पारिश्रमिक को, आधारभूत संरचना को, सामाजिक न्याय को महत्व दें, या कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को महत्व दें सामान्यतः, जैसे मुद्दे हमने यहां पर कोट किए हैं। तो यहां पे सिटीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कि वो अपने देश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करता है या सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन पर दबाव डालता है। तो इसी स्लाइड के साथ आज धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट पर आधारित इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि क्लास कैसी लगी,
आपके मन में कई सारे प्रश्न उठे होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मिले होंगे आज, और निश्चित रूप से कुछ नए प्रश्न भी आपके मन में आज उठे होंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप भी तलाशिएगा, हम भी तलाशेंगे, डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, और इसी तरह नॉलेज के गैप जो हैं वो धीरे 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 फिल होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। बेहतर आप प्राथमिक परीक्षा में परफॉर्म कर पाओगे, मुख्य परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, साक्षात्कार में आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, और बेहतर अपने लिए एक सरकारी नौकरी की, अच्छी सरकारी नौकरी, सिविल सेवा में आप कोई अच्छा पद प्राप्त करोगे निश्चित रूप से, मुझे पूरा भरोसा है। बेस्ट क्लास सर, थैंक यू सर, गुड, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, शिवम गंगवार जी, अंकिता राजपूत, मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। अंजलि कुशवाहा, थैंक यू, अनुराधा, थैंक यू, शिफा नाज, थैंक यू, नीलू यादव, थैंक यू। ठीक है बच्चों, नमस्कार। कल मिलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक कॉन्सेप्ट के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।